अगर किसी को अपना डायबिटीज़ रिवर्स करना है तो डॉक्टर की इंटरवेंशन से पहले या किसी भी तरह की और इंटरवेंशन से पहले सबसे पहले उनका माइंडसेट ज़रूरी है, दैट दे शुड डिसाइड कि मुझे करना है और मैं इसको करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। क्या पहला स्टेप होना चाहिए उस इंसान का जो अपने डायबिटीज़ को रिवर्स करना चाहता है? सबसे पहले एक्सेप्टेंस करना चाहिए कि यस मुझे डायबिटीज़ या फिर प्री डायबिटीज़ हुआ है और मेरी हेल्थ खराब हो गई है। सबसे बड़ा जो इनिमी है डायबिटिक रिवर्सल का या फिर ऐसे कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का, ईगो। बहुत बार हमें लगता है मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं तो बहुत ठीक हूँ। उनको वो डाइजेस्ट करना ही डिफिकल्ट होता है। काफी सारे डायबिटिक पेशेंट जब उनको पहले होता है तो बोले मुझे नहीं हुआ है, लाइक दे वांट टू हाइड इट। उनको वो स्टिग्मा लगता है और वो खुद ही कोशिश करने शुरू कर देते हैं, यहाँ से इंटरनेट से देखो, वहां से देखो। सो हमने भी देखा होगा बचपन से कोई भी चीज आप अगर किसी के माध्यम से, जो भी उसमें एक्सपर्ट है, उसके सहायता से लेते हो तो आप एक डायरेक्शन में रहते हो, राइट। तो सबसे पहले एक्सेप्ट करो कि यस मेरी हेल्थ में कुछ ना कुछ तो बिगाड़ी आई है, कुछ तो गड़बड़ है। आपको लगता है कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि उनको बाहर से कुछ इतना उनको क्या लगता है, भाई चलो बढ़ गया, मैंने कुछ पार्टी किया था या फिर मेरा कुछ ऐसा हुआ था, मेरा बचपन से ऐसा है। कितने सारे लोगों को हम बताते हैं कि भाई आप प्री डायबिटिक क्राइटेरिया में, आपका वजन ज्यादा है, आपके शरीर में सूजन है, आपको ये टेस्ट करवाने की जरूरत है। तो उसको लगता है ये डॉक्टर ना शायद उसका और वो लेबोरेटरी वाले का कुछ रहेगा तो मुझे वो लेबोरेटरी वाले के पास जाएगा तो उसको भी बेसिक ही नॉलेज है, तो वो बताते हैं किसने बताया तुझे ये टेस्ट की तो जरूरत नहीं है, शायद वो डॉक्टर तुझे ऐसे ही टेस्ट लिख के दे रहा है। आई थिंक ये एक रीजन हो सकता है कि लोगों के माइंड में ये है कि डॉक्टर तो टेस्ट बताएंगे इसमें उनका फायदा है, शायद ये एक तो वहां पे डॉक्टर का इंटरवेंशन आता है कि पेशेंट को ये क्यों करना है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, अगर मैंने आपको सही तरीके से इसमें बताया कि आपका डायबिटीज या फिर प्री डायबिटीज से कई साल पहले आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है, वो आपके गलत लाइफस्टाइल की वजह से, इसमें जिसमें आपका वजन जो चाहिए, आपका जो वेस्ट सर्कमफरेंस है, नॉर्मली ऐसा बोला जाता है इट शुड बी लेस देन 34, तो आपका ये बढ़ा हुआ है, आपका इंथुजियाज्म कम हुआ है। तो शुगर जो आपकी बढ़ती है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने के काफी साल बाद बढ़ती है। तब तक आपके शरीर में पहले फास्टिंग इंसुलिन बढ़ेगा, फास्टिंग इंसुलिन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और ये आपका अर्ली इंडिकेटर है। और जितना आप इसको अर्ली इंडिकेटर को समझोगे, और ये कैसे होता है कि जब तक मेरे बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस 80% से ज्यादा नहीं बढ़ता है तब तक आपका फास्टिंग पीपी शुगर नहीं बढ़ेगा। मतलब बॉडी का कमाल देखो, कितना बॉडी हमें भगवान ने अच्छा दिया है कि वो पहले बॉडी कोशिश करता है। आपके शरीर में जो भी आप खाना खाओगे उसका तो ग्लूकोज बनने ही वाला है। हमें लगता है मैंने मीठा खाया, ऐसा नहीं है, कुछ भी खाया ग्लूकोज आएगा। वो लिवर जितना उसको चाहिए इमरजेंसी के लिए 20-30% स्टोर करके रखेगा, जो भी एक्स्ट्रा है ग्लाइकोजन के फॉर्म में वो स्टोर करता है। चलो भाई एक्स्ट्रा हो गया, चलो सेविंग अकाउंट में लगा दो। सेविंग अकाउंट मतलब फैट। तो मेरे बॉडी के जो सारे इतने 120-130 ट्रिलियन सेल्स है और काफी सारे स्केलेटल मसल्स है, उसका अगर मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं तो वो शुगर को वहां पे जाके फैट के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट का काम है इंसुलिन करता है। तो एक स्थिति मेरे शरीर में ऐसी हो जाती है कि लिवर के पास भी अच्छा स्टॉक है, वो बोल रहा है मुझे नहीं चाहिए। स्केलेटल मसल्स बोलते हैं कि भाई मेरा भी पेट भर गया है, इंसुलिन को समझ में नहीं आता मैं इसका करूँ क्या। तो फिर वो ब्लड में घूमता रहता है, ब्लड में वो शुगर भी बढ़ने लगता है, तब भी कुछ नहीं होता। तो बॉडी को क्या लगता है कि मैं थोड़ा इंसुलिन और बढ़ाता हूं और कोशिकाओं को और थोड़ा पुश करता हूं, भाई तू ले एक्स्ट्रा जी। तो एक्चुअली उनका पहले इंसुलिन बढ़ता है। तो कोई भी प्री डायबिटिक है, फिर डायबिटिक अवस्था में ऐसी चीजें हमें करनी चाहिए जिसके वजह से मुझे प्री डायबिटीज हुआ है, जिसके वजह से मुझे डायबिटीज हुआ है, जिसके वजह से मेरा बीपी कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, ये तो मतलब आपका मतलब फुल फ्लेज आपको डिसऑर्डर हो गया। उससे पहले अगर आप पकड़ते हो और वहां पे अगर आपने पेशेंट को इस तरीके से गाइड किया तो इसमें डॉक्टर की भी जिम्मेदारी है। मैं बिना बताए अगर करूंगा तो क्वेश्चन तो आएगा ही। सो यू नीड टू एजुकेट, पेशेंट को एजुकेट करना पड़ेगा, उसका क्या इंपॉर्टेंस है समझाना पड़ेगा। और मैं अभी लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आपके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है, बीपी का पेशेंट है, तो आपके फास्टिंग इंसुलिन, आपका बीएमआई एक बार आप चेक करो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वेट ये एक कंपोनेंट हो गया। वेट में काफी सारे कंपोनेंट्स है, आपका बोन्स है, मसल्स है। बहुत सारे लोगों में फैट मास काफी ज्यादा होता है, जो नॉर्मली 20-24% चाहिए, वो काफी सारे मेंस में या फीमेल्स में भी 44%, 54%, मतलब आधे से ज्यादा आपके शरीर में फैट है। तो ये फैट क्या होता है, आपका वेस्ट सर्कमफरेंस जो मैंने बोला 34 इंचेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो वहां से ही शुरुआत हो गई। तो ये भी चीजें हमें नापनी चाहिए, इसका इंपॉर्टेंस क्या है लोगों को बताना चाहिए। जितना हम अवेयर करेंगे
करेगा ना, क्यों नहीं पेशेंट करेगा। और इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है। देयर आर सर्टेन डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड सर्टेन आर मतलब कंपैरेटिव। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट अगर डायबिटीज के और प्री डायबिटीज के करने हैं तो आपको ये फास्टिंग PPHbA1c नहीं चलेगा। ये तो आपके कंपैरेटिव डायबिटीज होने के बाद जब मैं दवाई शुरू करता हूँ तो पहले का शुगर कितना था और बाद में कितना है, उतना मुझे कंपैरेटिव टेस्ट में पता चलेगा। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जब हम प्री डायबिटीज को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर यूजिंग दोज टेस्ट विच आर यूटिलाइज्ड फॉर डायबिटीज का कंपैरिजन करने के लिए, तो उसमें तो निगेटिव आएगा ही। तो वहां पे मुझे रूट कॉज स्पेसिफिक टेस्ट जो इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए होते हैं, जैसे फास्टिंग इंसुलिन है, HSCRP है, अपोलाइपोप्रोटीन, होमोसिस्टीन, ये टेस्ट का महत्व क्या है ये लोगों को बताना पड़ेगा। और उसके लिए उस टाइम सिम्टम नहीं होता है तो उसको लगता है ये मैं क्यों खर्चा करूं। तो ये अवेयरनेस अगर हम क्रिएट करेंगे तो मुझे लगता है कि सही असेसमेंट डायबिटीज का हो सकता है और हम एक सही दिशा पेशेंट को दे सकते हैं कि कहाँ जाना है आपको। कौन कौन से टेस्ट हैं जो हमें करवाने चाहिए? 2 ही टेस्ट करवाने चाहिए। मुझे तो लगता है कि आपका डायबिटीज, आप प्री डायबिटिक हो डायबिटिक हो, या आपको फास्टिंग इंसुलिन एंड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाना चाहिए, GTT, फास्टिंग इंसुलिन एंड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसमें आपको 15 चम्मच शुगर का पानी पीने के लिए दिया जाता है। लैब में अगर हम करते हैं तो उसके 1 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद मतलब आपका टॉलरेंस चेक किया जाता है। तो नॉर्मल जो व्यक्ति होता है, हम घर में भी देखते हैं कि एक डायबिटिक का बंदा है, वो तो कुछ नहीं, गुलाब जाम वगैरह कुछ नहीं खाता स्वीट, उसके आजू दूसरा बाजू वाला बैठा है वो तो पूरा स्वीट वगैरह खाता है, लेकिन उसका शुगर 2 घंटे के बाद 150 के नीचे रहता है। इसने तो कुछ मीठा भी खाया नहीं, फिर भी इसको दवा लेनी पड़ती है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, उसमें कार्बोहाइड्रेट या फिर शुगर का डाइजेशन करने वाली सिस्टम एक्टिवेटेड है, इसमें ये सिस्टम बंद हो गई है। डिफरेंस जो ये हमें फास्टिंग इंसुलिन के थ्रू समझता है, 2 to 6 चाहिए। हम आइडियली बोलते हैं लाइक फास्टिंग इंसुलिन का जो लेवल है 2 to 6 चाहिए। 6 से 22 तक अगर जाता है तो आपको माइल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस है। 22 से 44 है मतलब उसके दुगना, तो आपको मॉडरेट इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और अगर 50 या फिर 44 के आगे अगर आपके फास्टिंग इंसुलिन के लेवल जा रहे हैं तो आपको सीवियर इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ये फास्टिंग इंसुलिन वाला कंसेप्ट 33% डायबिटीज के डायग्नोसिस के लिए हम इसके ऊपर डिपेंड रह सकते हैं। 33% GTT, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के बारे में हम देख सकते हैं, एंड 33% बाकी जो पैरामीटर्स है, आपका एनवायरमेंट, आपका खाना, आपका स्लीप पैटर्न, आपका वेस्ट सर्कमफरेंस क्या है, ये तीनों भी फैक्टर, आपका स्ट्रेस लेवल कितना है। अगर वो बोल रहा है बंदा कि मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है तो उसके कॉर्टिसोल लेवल भी चेक करने चाहिए। तो जो आपने ये 2 टेस्ट बताए, फास्टिंग इंसुलिन वाला और ग्लूकोज इंटॉलरेंस वाला, ये कितना फ्रीक्वेंटली करवाना चाहिए? अगर आपके इसमें आप बोल रहे हो जेनेटिक हिस्ट्री, आपके घर में डायबिटिक है, तो साल में मिनिमम 1 बार तो ये टेस्ट करवाना चाहिए, जस्ट टू अंडरस्टैंड कहाँ पे मैं कर रहे हैं। क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करता हूँ अगर आप मेजर करोगे, लोग बोलते हैं क्यों मेजर करेंगे, मेजर करोगे तो मैनेज कर पाओगे ना। आप लोग पूरे इंडिया की आप डायबिटीज को प्रिवेंट कर रहे हो 100%। सो ये जो आप चीजें बता रहे हो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी लोगों के लिए। ये टेस्ट करवाना और जो आपने इनिशियल लक्षण बताए, इन सब चीजों को ध्यान देना, अगर इतना ही हम कर लें तो शायद हम डायबिटीज को हमेशा के लिए प्रिवेंट कर सकते हैं। और फिर वो जो इंसुलिन शॉट्स और जो एक वो साइकिल से हमेशा के लिए साइकिल में नहीं बच सकते हैं। एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, जब भी आप टेस्ट करोगे तो आप आपके कन्वेंशनल डॉक्टर के पास मत जाओ ये दिखाने के लिए, आप ऐसे डॉक्टर के पास जाओ जो ये डायबिटिक रिवर्सल या फिर इसके ऊपर बिलीव करते हैं। बहुत बार क्या होता है, जो थेरापेटिक डॉक्टर है उसको जाकर हमें टेस्ट दिखाते हैं, बोले किसने करने के लिए बोला तुझे, क्यों जरूरत है तुझे, ये कुछ नहीं होता, इसका कोई फायदा नहीं होता। सो वो अज्ञान से आता है, ऐसे में बोलूंगा, लाइक उनका वो एरिया नहीं है। क्योंकि मुझे भी जब हमें डायबिटीज सिखाया गया है तो मुझे भी यही सिखाया गया कि डायबिटीज ठीक नहीं होता है, लाइक डायबिटीज हो गया तो आपको ऐसे ऐसे करना है। क्योंकि ये जो टेस्ट है वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने वाले डॉक्टर मेरे जैसे या फिर फार्मास्यूटिकल कंपनी, उनके लिए बहुत अच्छे हैं। मैंने जो अभी टेस्ट बताए वो पेशेंट के बेनिफिट के हैं। तो हमें भी उस व्यक्ति को दिखाना चाहिए, उस डॉक्टर को दिखाना चाहिए जो ये टेस्ट को समझ सकता है और उसके अकॉर्डिंग आपको गाइडेंस कर सकता है। क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने के लिए दवा नहीं है। सो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मेरे लाइफस्टाइल की गलतियों के वजह से, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, जो मेरे फैक्टर कंट्रोल में है, जो मेरे घर में बैठे, मेरे डाइट में बैठे, उसके वजह से बढ़ा है। राइट। तो उसका सॉल्यूशन मुझे वहां पे ही ढूंढना पड़ेगा और उस व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जो ये सॉल्यूशन बता रहा है। जो मुझे दवा लिख के दे रहा है वो सॉल्यूशन नहीं बता पाएगा ना, तो उसका सॉल्यूशन है मेडिसिन लिख के देना। अभी वो फास्टिंग इंसुलिन के साथ करेगा क्या ना,
जो दवा है वो हमारे उस सिस्टम को फंक्शन करवाएगी जो हमारी बॉडी खुद से नहीं कर पा रही है, डैमेज हो गया, और जो लाइफस्टाइल है वो उसको रूट कॉज को फिक्स करेगी और वापस धीरे 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 आपकी बॉडी को केपेबल बनाएगी कि वो खुद से अपने शुगर को मैनेज कर पाए। सिंपल एग्जांपल में अगर दर्शकों को या फिर पेशेंट को मैं क्या बताता हूँ, आपकी गाड़ी पंक्चर हो गई, हाँ जी, चलते रास्ते गाड़ी में पंक्चर हो गया, तो आपको पहले क्या करना पड़ता है, गाड़ी को साइड में लेके आना पड़ता है, आपको दिखाता है इंडिकेटर कि आपकी ये कम हो गई, एयर कम हो गई, मतलब आपको सिम्टम दिखने शुरू हो गए, आपकी गाड़ी फिर वो थोड़ा ये हो जाएगी, फिर आपको साइड में लेते हैं, आपको पता चलता है भाई ये हो गया। अभी आजू बाजू तो पंक्चर निकालने वाला कोई, आप क्या करते हो, स्टेपनी लगाते हो जी, राइट, फिर स्टेपनी फिर पूरी जिंदगी स्टेपनी पर गाड़ी चलाते हो क्या, आप फिर पंक्चर वाले के पास जाओगे और वो स्टेपनी बदल लोगे और पंक्चर निकालोगे। तो सेम आपके डायबिटीज और कोई भी डिसऑर्डर के साथ होता है। तो डॉक्टर जो लोग हैं ना, हम वो पंक्चर निकालने वाले लोग हैं, ऐसे बोल सकते हो। तो आप जब दवाई लेते हो तो आप स्टेपनी पे गाड़ी चला रहे हो, तो मुझे डॉक्टर का भी रोल इसमें इंपॉर्टेंट है। जहां पे जो डैमेज हुआ है राइट, तो वो पंक्चर वाले के पास जाना पड़ेगा ना मुझे। मैंने बोला कि मैं बस गाड़ी साइड को लगाता हूँ, तो गाड़ी साइड को लगाने से आपका पंक्चर नहीं ठीक होगा। तो जहां पर भी डैमेज हो गया है तो वहां पे हमें मेडिसिन की मदद लगेगी। तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर के बिना या फिर दवाइयों का वो रोल है। मैं भी एलोपैथी का स्टूडेंट हूँ, उसका क्या फंक्शन है, लेकिन मैं पूरी जिंदगी भर स्टेपनी से नहीं चलूंगा। दोनों की इंपॉर्टेंस है, स्टेपनी भी बहुत जरूरी है और पंक्चर लगवाना भी बहुत जरूरी है। सो विच इज बाय दवाई भी जरूरी है ताकि उस वक्त आप उसको कंट्रोल कर सको। करेक्ट। और एक बार वो ठीक हो गया फिर आपको स्टेपनी की जरूरत नहीं, फिर दवाइयों को निकाल दो और फिर आपका जर्नी आगे चलता रहेगा, आपका गाड़ी अच्छा हो गया। बट ये प्रोसेस धीरे धीरे होगा, स्लो होगा लेकिन श्योर होगा। तो ये जो स्टेपनी निकालने वाला काम है डॉक्टर लोगों का एक्चुअली। ये बहुत अच्छी एनालॉजी दी आपने। पता नहीं, मतलब मैंने एक सिंपल एग्जांपल लोगों को समझ में ऐसे दिया। हाँ, नहीं ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ और इम्पोर्टेंस भी समझ में आई होगी। तो क्या ये जो भी पूरा अपने अभी हम इसको डीप डाइव करेंगे, थोड़ा सा हम स्टेपनी के प्रोसेस को भी समझेंगे और थोड़ा हम पंचर के प्रोसेस को भी समझेंगे। बट बिफोर दैट आई वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या ये मेन, विमेन, चिल्ड्रन, ओल्ड एज, यंग एज सबके लिए सेम ही प्रोसेस होता है या अलग अलग डायरेक्शंस होंगे? मैं ऐसे बोलूंगा कि 70% सिमिलर जाता है। ओनली थिंग बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि 2 टाइप का डायबिटीज है जो लोगों को कॉमनली बताया। हम जो अभी जो पूरी बात कर रहे हैं वो 95% जो टाइप 2 डायबिटीज लोगों में पाया जाता है, जिनमें इंसुलिन का प्रतिरोध है, मतलब उनके शरीर के वो ग्लूकोज भी अच्छी तरीके से आ रहा है, लिवर भी अच्छा काम कर रहा है, इंसुलिन का प्रोडक्शन भी अच्छा है, सेल्स भी अच्छे है, लेकिन ये जो प्रोसेस में कहीं ना कहीं सेल्यूलर लेवल पे या फिर स्केलेटल मसल्स में मेरा फैट बढ़ गया, एसिडिटी बढ़ गई और मैंने ही इंसुलिन का अवरोध तैयार कर दिया। वो 98% एनवायरमेंटल या फिर एक्सटर्नल फैक्टर, वो मेरी गलती है, मतलब राइट। बहुत सारे लोग जीन्स को ये बदनाम करते हैं, लाइक मम्मी से, पापा से, फादर से। तो मैं बोलता हूँ 2% फैक्टर है। तो जेनेटिक नहीं है डायबिटीज। ये बहुत बार बोला जाता है कि डायबिटीज जेनेटिक है, मेरे मम्मी को है, पापा को है, तो मुझे होने ही वाला है। ऐसा नहीं है। ये जस्ट लाइक यू आर लोडिंग गन में, जैसे आपने ये है तो, और उसमें से आपको जब तक आप ट्रिगर नहीं करोगे वो ये गोली नहीं छूटेगी वहां से। सेम थिंग है, मेरे जीन्स में भले ही डायबिटीज ब्लड प्रेशर है, अगर मैंने मेरा एनवायरमेंट सही रखा, मेरा लाइफस्टाइल सही रखा, तो वो जीन्स प्रकट नहीं होंगे। अगर मैंने ये गलती कर दी तो आप में वो जीन्स जल्दी प्रकट होंगे। और आपके जीन्स में नहीं, फिर भी अगर आपने लाइफस्टाइल आपका गलत रखा तो होने ही वाले हैं, तो भी होने वाले थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। 70% टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। टाइप 1 जो डायबिटीज होता है, या फिर और एक नया जो अभी डायबिटीज दिख रहा है, एडल्ट ऑनसेट या फिर थोड़ा लेट ऑनसेट, तो उनमें क्या हो जाता है, आइदर उनकी इंसुलिन की प्रोडक्शन ही बहुत कम होता है या फिर बिल्कुल ही होता नहीं, जिसको हम टाइप 1 बोलते हैं, जो बच्चों में, छोटे बच्चों में पाया जाता है। उनके इंसुलिन तैयार होने की जो पैनक्रियाज की जो क्षमता है वो बहुत कम रहती है, बहुत थोड़े अमाउंट में होता है, तो उनको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। तो उनमें रिवर्सल का प्रक्रिया अलग है। उनमें हम क्या बोलते हैं कि आपका इंसुलिन का फ्रीक्वेंसी हम कम कर सकते हैं, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ हम अच्छा बना सकते हैं, तो उनका भी रिवर्सल होता है। ऐसा नहीं है तो, लेकिन वो उनका कंसेप्ट क्या है कि मेरा इंसुलिन बंद होगा क्या, तो उनको बोला इंसुलिन बंद नहीं होगा क्योंकि ये शरीर में तेरी डिफिशियंसी है। सो वी कॉल्ड इट एज अ टाइप 1। टाइप 2 जो 95% में पाया जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। और एक जो अभी लेडीज में काफी सारा दिख रहा है वो गेस्टेशनल डायबिटीज, तो वो अभी इसमें ये भी बढ़ता जा रहा है। उसके लिए भी मैं थोड़ा बोलूंगा ओवर डायग्नोसिस और टू मच कॉन्शियसनेस। पहले भी होता था लेकिन अभी वो क्या बोल रहे हैं कि लाइक 6 तक पहुंच गया तो उसको डायबिटिक बोल रहे हैं, तो वो थोड़ा दिक्कत वाली बात होगी। उसको कुछ परेशानी नहीं रहती है। आई थिंक इट्स आल्सो अ नेचुरल फिनोमेना। जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो हाँ, तो थोड़ा तो बढ़ने वाला है, बॉडी में इतने चेंजेस आते हैं, तो वो थोड़ा पहले कैसे था कि 7-8 चाइल्ड थे तो वो उतना शायद मैटर नहीं था। अभी कैसे एक ही चाइल्ड या फिर दो दिन, लोग बोलते हैं एक तो
बहुत ज्यादा ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं। सो वो गायनेकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं कि नहीं भाई क्यों चांस लेना है, आपका थोड़ा बॉर्डर लाइन है, ऐसा है। और उसके लिए क्या हो जाए, इंसुलिन बताया जाता है। लाइक ऑन डॉक्टर साइड वो ठीक है, लेकिन वो पेशेंट डर जाता है ना, उसको लगता है इंसुलिन लेना है मुझे, मतलब मेरा तो अभी जिंदगी खराब हो गए। तो ये गेस्टेशनल डायबिटीज और एक इसमें पाया जाता है। तो बच्चों में अलग है, मेंस में और वुमेन्स में अलग है। पहले बताया जाता था कि वुमेन्स को प्रोटेक्शन है, वुमेन्स का जब तक पीरियड साइकिल शुरू रहता है तब तक उनका, लेकिन आजकल स्ट्रेस दोनों में इक्वल है। आज जो डायबिटीज बढ़ने का एक जो कारण है ना, तो डायबिटीज जीन्स में नहीं, मेरे ख्याल से किचन में बढ़ रहा है। और ये इसका जन्म भी किचन में होता है। और किचन की रानी कौन है वैसे देखे जाए तो, मतलब आज तो बाहर से मंगवाया जाता है किचन की रानी नहीं, किचन का राजा तो लेकिन फिर भी अगर ये होता है तो किचन का कंट्रोल तो लेडी के पास होता है। और वो लेडी जो संस्कार लेके दूसरे घर में जाती है यूजुअली, तो वहां से डायबिटीज और ज्यादा नीचे रेसिप्रोकेट होता है। तो घर के लेडी को तो सबसे पहले अवेयर होना चाहिए। अगर मेरे घर में डायबिटीज है, फिर लेडी को डायबिटिक है, तो मेरे ख्याल से तो वो पूरा घर ही डायबिटिक। ओनली थिंग क्या है, आप कतार में हो, मतलब ये पहुंच गए पहले ये लाइन में, आप पीछे पीछे चल रहे हो। मैं आपसे कंप्लीटली एग्री करूंगी, क्योंकि नो मैटर हम जितनी भी विमेन एम्पावरमेंट और इक्वालिटी की बात क्यों ना करें, बट इंडिया के मैक्सिमम शहरों में टियर 2 टियर 3 की अगर मैं बात करूं तो और भी ज्यादा अभी भी विमेन ही किचन चला रही हैं 100%। तो सच्चाई यही है कि अगर विमेन अवेयर है और उसको पता है कि क्या खाना सही है, तो पूरा परिवार हेल्दी रहेगा। और अगर उसको अवेयरनेस नहीं है, प्रिवेंशन होगा। अगर उसको समझ नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो फिर पूरे परिवार को सफर कर। तो जो आप कह रहे हो, वो घर भी आ गया, अच्छा गाड़ी भी आ गया, लेकिन आप स्वीट ही नहीं खा पा रहे हो। वो गाड़ी में बैठोगे तो आपका पेट ही ऐसा आगे है, या फिर वहां से नहीं, आपको चलने नहीं पा रहे, आपको कहीं घूमने जाना है तो आपको घुटने आपके परेशान कर रहे हैं। क्या जिंदगी का यूटिलाइजेशन है। आप आपके फिजिकल पोटेंशियल में जब 100% होते हो, इसलिए फिजिकल लेवल पे हमें भी यही बताया, तन मन और धन। राइट। आप तन के ऊपर सबसे ज्यादा पहले तन को बहुत अच्छा करो, मन को अच्छा रखो, और फिर धन के बारे में। आज हमने उल्टा कर दिया, हम सब पहले धन, फिर बाद में मन, और फिर टाइम मिले तो तन। तो ये तन अच्छा रखने में जो धन कमाया है वो सब डॉक्टर और हॉस्पिटल को चला जाता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मुझे ना किस तरह से हम इस चीज को मीट कर सकते हैं कि अगर विमेन अर्न भी कर रही हैं तो तब भी अपना हेल्थ का ख्याल कैसे रखें। मेरे को याद आया, मैं एक डिस्कशन कर रही थी गायनेकोलॉजिस्ट एक बहुत अच्छे डॉक्टर के साथ। उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी। उन्होंने कहा था, हम डिस्कस कर रहे थे कि बेबी कब प्लान करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि अभी आज की डेट में क्या है ना, दोनों माँ बाप दोनों फादर का रोल निभा रहे हैं। हाँ, दोनों फादर हो गए। दोनों फादर का रोल निभा रहे हैं, दोनों हसल कर रहे हैं, अर्न करने में फोकस है सब चीज। और जब दोनों के दोनों मदर बनने को तैयार हो ना, तब बेबी प्लान करना चाहिए। क्योंकि शादी भी 2 लोगों ने की ना, एग्जैक्टली, अलग अलग जगह पे शादी नहीं की। तो आई थिंक वी आर प्रेग्नेंट में आना चाहिए। वी आर प्रेग्नेंट, एग्जैक्टली। तो सिमिलरली परफेक्ट है। डायबिटीज या इस तरह के लाइफस्टाइल डिसीजेस के लिए भी वही है कि अगर आप दोनों लोग एक ब्रेड विनिंग का काम कर रहे हैं, तो दोनों लोग अपने हेल्दी रहने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ वुमेन पे नहीं होनी चाहिए। वो मैन और वुमेन इक्वली इस चीज को समझे, इस चीज के ऊपर एफर्ट लगाएं। क्योंकि मैं देखती हूँ ऐसा होता है मोस्टली केसेस में, ऑफ कोर्स ये कोई मैं जनरलाइज नहीं कर रही हूँ, बट मोस्टली केसेस में ये देखते हैं कि द लेडी ऑफ द हाउस शी ओनली कीप्स टेलिंग कि नहीं बाहर का नहीं, ये खाओ, घर का खा लो, ये कर लो, वो कर लो। वेयर एज वो मैन वो उसकी इंपॉर्टेंस को एट टाइम्स नहीं समझते। तो दोनों को शायद मिलके काम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। वुड यू एग्री टू दैट? 100% एग्री, 100%। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ वुमन का रोल इसमें और ज्यादा है, क्योंकि वो कोई भी चीज हस्बैंड से करवा भी सकती है और वो डिसाइड करना चाहिए। आप कहीं और लेके जा रहे हो। चलो ठीक है।